सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 का इतिहास विषय का पाठ 4 मुग़ल साम्राज्य का पहला प्रकरण मुग़लों की जानकारी कि मुग़ल कौन थे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ शुरू। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहाँ लोगों और संस्कृतियों में बहुत अधिक विविधताएं थीं, उन पर शासन करना बहुत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुग़लों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और यह कठिन कार्य पूरा किया। तो अपने पूर्ववर्तियों इस महाद्वीप में कौन कौन थे, यह हमने इससे पहले वाले पाठ में भी पढ़ा था। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं कि मुग़ल शासक के प्रारंभ से पहले दिल्ली पर लोधी वंश, और उससे पहले सैयद वंश, तुगलक वंश, खलजी वंश, तुर्की वंश, इन काफ़ी सारे शासकों का शासन था। तो भारत में मुग़ल साम्राज्य की जो नींव हैं वो बाबर द्वारा रखी गई थी। तो और ये कठिन कार्य था कि इतने बड़े महाद्वीप में इतनी विविधताएं थी और उस पर नियंत्रण करना बहुत ही कठिन था, और ये काम मुग़लों ने आसानी से पूरा किया, और जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता था। यानी कुछ कुछ समय के लिए, थोड़े थोड़े समय के लिए कई शासकों ने शासन किया, लेकिन मुग़लों ने लंबे समय तक शासन किया। 16वीं सदी के उत्तरार्ध से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग पूरे महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। उन्होंने प्रशासन के ढांचे और शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुग़लों के निवास स्थान, यानी कि वो जहाँ रहते थे, वो दिल्ली के लाल किले पर, तो दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यानी हर 15 अगस्त पर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से पूरे देश को संबोधित करते हैं। तो ये देखिए, ये चित्र है दिल्ली के लाल किले का, देखो कितना बड़ा है, और यहाँ से प्रधानमंत्री हैं वो पूरे देश को संबोधित करते हैं और भाषण देते हैं। इसके बाद देखिए कि मुग़ल कौन थे। तो जो ये लैटिन भाषा का शब्द है मोंग, MONG, मोंग से बना है और इसका अर्थ होता है बहादुर। तो मुग़ल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे कि माता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज़ खान, जो कि चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, उसके उत्तराधिकारी थे। यानी किसके, यानी उनकी माता के ओर से। तो उनकी माता है वो मंगोल शासक चंगेज़ खान के परिवार से थी, और पिता की ओर से वे ईरान, इराक और तुर्की के शासक तैमूर, उसके वंशज थे। तैमूर की मृत्यु हुई सन 1404 में। परंतु मुग़ल अपने आप को मुग़ल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, और इसका कारण क्या था? ये इसलिए था क्योंकि चंगेज़ खान से जुड़ी स्मृतियाँ सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी, और यही स्मृतियाँ मुग़लों के प्रतियोगी उज़्बेकों से भी संबंधित थी। और दूसरी तरफ मुग़ल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। तो नीचे देखिए एक ये चित्र दिखाया गया है, ये रहा, जिसमें तैमूर और विभिन्न मुग़ल शासकों का चित्र बना हुआ है। इसमें देखिए कि सबसे पहले मध्य में तो ये तैमूर बैठे हैं, उसके बाद उसके उत्तराधिकारी का मुग़ल सम्राटों का एक लघु चित्र है, मध्य में तैमूर है और उसकी दाहिनी ओर उसका पुत्र मीरन शाह। ये मीरन शाह जो कि पहले मुग़ल सम्राट बाबर का लकड़दादा था, और उसके बाद हैं अबू सैद, ये यहाँ पर, ये बाबर के दादा। तैमूर की बाईं तरफ सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, ये बाबर के परदादा, यानी दादा
ये दादा, ये परदादा और ये लक्कड़ दादा। और इसी के साथ है उमर शेख मिर्ज़ा जो कि बाबर के पिता थे। इसके बाद आगे देखिए कि तैमूर के दाहिनी ओर तीसरी तरफ से, तो अब हम इधर दाहिनी ओर, तीसरी तरफ से इधर, तीसरे, चौथे और पाँचवें नंबर पर हैं। क्रम से हैं कि ये है बाबर, ये अकबर और ये शाहजहाँ। और इसकी दाईं ओर उसी क्रम से हम चलेंगे तीसरे, चौथे और पाँचवें नंबर पर। तो इसमें है हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब। तो इस तरह से इन्होंने अपनी वंशावली का क्या किया, प्रदर्शन किया। और कैसे प्रदर्शन किया, चित्र बनवाकर। तो प्रत्येक मुग़ल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। चित्र एक को हमने देखा जो कि क्या करते हैं, तैमूर और मुग़लों की समूह में तस्वीर प्रस्तुत करता है। इसके बाद है कि मुग़ल सैन्य अभियान। तो प्रथम मुग़ल शासक थे बाबर, जिसने भारत के अंदर मुग़ल शासक की नींव रखी। इसने सन 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था और उस समय इनकी उम्र थी केवल 12 वर्ष। मंगोलों की दूसरी शाखा थी उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी और अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा किया और 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में किया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि तालिका 1 में मुग़लों के प्रमुख सैन्य अभियानों को दिखाया गया है और इसे ध्यान से पढ़िए। क्या आप इस लंबे घटनाक्रम में कोई पुनरावृत्ति ढूंढ सकते हैं? तो ये सब चीज़ें हमें अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें पूरी तालिका 1 में संपूर्ण मुग़ल सम्राटों का वर्णन किया गया है, जिसमें हम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब, इनके प्रमुख अभियान, इनकी घटनाएं, उनका जीवन परिचय सब कुछ पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए आप यह गौर करें कि अफ़गान जो कि मुग़ल सत्ता के लिए उस समय भी खतरा थे। मुग़लों और अहम जो हम पाठ 7 में पढ़ेंगे, सिखों के बारे में, और मेवाड़ और मारवाड़, इनके संबंधों पर भी हम गौर करेंगे। सफ़ाविद ईरान से अकबर और हुमायूं के संबंध में क्या अंतर था? क्या औरंगजेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर के अधिग्रहण से दक्कन में युद्ध का अंत हो पाया? तो ये सब हम आगे की वीडियो में इस पाठ में पढ़ते रहेंगे। यहाँ एक ये चित्र देखिए कि इसमें ये दिखाया गया है कि 16वीं शताब्दी में युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था। युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की तकनीक भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। आग्नेय अस्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ एवं आरंभिक 16वीं सदी में बाबर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। तो आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम मुग़ल सम्राट, उनके प्रमुख अभियान और घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।